बेटियां जो है बाप से बहुत जुड़ी हुई, उनका लगाव जो है ज़्यादा रहता है। जैसा कि तेजस्वी ने बताया था कि परिवार के सभी लोग जो है किडनी देने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बढ़िया मैचिंग जो है रोहिणी के साथ हुआ। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू है। आपको बता दें कि अभी वो सिंगापुर अपनी बेटी के यहाँ ठहरे हुए हैं। हालांकि आज इलाज के लिए जो है वो अस्पताल गए हुए हैं। प्रक्रिया शुरू है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। जिस तरह से लालू परिवार के प्रति लोगों ने काफ़ी कुछ कहा, संस्कार को लेकर भी कहा, आज जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने जो काम किया है, क्या कहेंगे? देखिए ना, ये अच्छा काम है। और देखिए, बेटियां जो है बाप से बहुत जुड़ी हुई, उनका लगाव जो है ज़्यादा रहता है। जैसा कि तेजस्वी ने बताया था कि परिवार के सभी लोग जो है किडनी देने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बढ़िया मैचिंग जो है रोहिणी के साथ हुआ। रोहिणी दूसरी बेटी है, सिंगापुर में रहती है। हमको याद है कि उसके तिलक से लेकर के शादी और उसके रिसेप्शन तक हम साथ रहे हैं। उसके जो ससुर हैं वो हम लोग के पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, इनकम टैक्स में थे, और उससे हम लोग का बहुत अच्छा लगाव था। तो रोहिणी हमेशा जो सिंगापुर में रहने के बावजूद बिहार में जो पॉलिटिकल गतिविधि थी उसमें उसकी रुचि भी थी। वो बार बार ट्वीट वगैरह करना, ये सब करना, और उसने जिस बहादुरी के साथ, मजबूती के साथ, बिना एक क्षण विलम्ब किए हुए, और इस मामले में हम रोहिणी के पति को ज़्यादा क्रेडिट देना चाहेंगे कि उन्होंने इस पर सहमति जाहिर की। बल्कि जैसा कि रोहिणी ने बताया कि वो खुद भी अब उन्होंने अपना टेस्ट कराया। हालांकि वो दे नहीं सकते थे, उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि किडनी वो डोनेट करते, लेकिन जो एक होता है भाई, इतना बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, एक दिमाग में धारणा बैठी रहती है कि किडनी का ऑपरेशन बहुत बड़ा ऑपरेशन है, उसमें अपने पत्नी को इजाज़त देना और स्वेच्छा से इजाज़त देना, खुशी खुशी इजाज़त देना, उनको भी एक क्रेडिट जाता है। तो दोनों पति पत्नी को, और रोहिणी ने एक काम किया, हिम्मत का काम किया, कहीं से संकोच नहीं हुआ। पहले क्षण से ही वो किडनी देने के लिए तैयार हो गई। आज उनका ऑपरेशन हो रहा है, दोनों बाप बेटी दोनों का। हमको इतनी लोगों की दुआएं लालू यादव के साथ हैं कि हमको पूरी उम्मीद है कि ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। और ये ऑपरेशन इतना कॉमन हो गया है, मेरी पत्नी का भी किडनी बदला गया है 11-12 साल पहले, तो आजकल इतना कॉमन हो गया है। और सिंगापुर तो केंद्र है, वहाँ हमको लगता है कि बड़ी संख्या में लोग जो है दूसरे मुल्कों से भी जाते हैं वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट कराने। तो जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांट होता है वहाँ जोखिम की कोई बात नहीं, तो रूटीन मैटर है। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि लालू जी का किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद कुछ दिन वहाँ रुकेंगे, ताकि जो एक परहेज होता है हाइजीन का, वो पटना उटना दिल्ली उल्ली में उतना नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ दिन वहाँ रह के और तब जो है लौटेंगे हिंदुस्तान। अब कितना समय लगेगा, वहाँ के डॉक्टरों से राय मशविरा करने के बाद ही ये तय होगा। एक सवाल अभी है कि बिहार में कुर्नी विधानसभा सीट पर आज वोटिंग है, क्या कहेंगे? अब देखिए क्या होता है, तो बक्सा में जाएगा। उम्मीद है कि हम लोगों को जीतना चाहिए, इसलिए कि आरजेडी भी वहाँ जीत चुका है, जनता दल यू भी जीत चुका है, अलग अलग जीत चुका है। तो इसलिए हमको लगता है कि वहाँ काफ़ी आराम से हम लोगों का सीट निकल जाना चाहिए। एक सवाल यह भी है कि सुशील मोदी इन दिनों जातीय जनगणना की बात हो या फिर देखिए, जातीय जनगणना तो एक अपने जगह पर है। ये संयोग है कि जिस समय तुम बात कर रही हो उस दिन लालू जी का ऑपरेशन होने वाला है। और हमको याद है कि लालू जी के नेतृत्व में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो मंडल कमीशन के पक्ष में सामाजिक न्याय आंदोलन जो है काफ़ी तेज गति से हुआ था। और लोग मानते हैं कि लालू यादव ने उस लड़ाई के जरिए जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जिनको गांव में वोट डालने तक का अख्तियार नहीं मिला हुआ था, लोग बूथ पर नहीं जाने देते थे, 1952 से लेकर लगातार जो है ये स्थिति थी। पहली दफ़ा जो है जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो सर झुका कर चलते थे, उन लोगों ने सर उठा करके और छाती तान कर चलना शुरू किया। वो जो है जिन लोगों के सामने वो खटिया पर बैठे नहीं रह सकते थे। हमको याद है कि बक्सर में हम लोगों का साथी है, आजकल APP है, वकील है, वो पिछड़े वर्ग से आता है। उसके गांव में
मैंने एक खटोला पर बैठा हुआ था बचपन में, जिस समय विद्यार्थी था और शुरू से समाजवादी आंदोलन में रहा। उसके घर के सामने से एक ऊंची जात के मैंने लोग जा रहे थे और वो खटोला से उठा नहीं तो लाठी लगा के उसको पलट दिया खटोला को। ये स्थिति थी। उस स्थिति में बदलाव हुआ, लेकिन आज फिर जो है एक चुनौती जो है वो दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माने जो पूरी का पूरा आरक्षण व्यवस्था है, वो दलित का हो या पिछड़ा का हो, उनके सामने खतरा उपस्थित कर दिया गया है। आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि 2015 का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। दिल्ली में जो मोदी की सरकार है वो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, मोदी लंबे समय तक प्रचारक रहे हैं। फिर वो प्रचारक के तौर पे चल रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। डरेंगे नहीं डरेंगे का जो सामने दिखाई दे रहा है उसको समझने की ज़रूरत है ना, तो समझने की ज़रूरत है। वो भले संविधान की बात वो करें, लेकिन आरएसएस की विचारधारा जैसे पत्थर पर लकीर खींची जाती है उस तरह से उनके दिमाग में घुसा हुआ है। उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया। जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको मंडल कमीशन में माने आरक्षण मिला। उसके पहले मूल संविधान जो है उसमें अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिला। क्यों मिला? इसलिए कि समाज में गैर बराबरी थी। आज़ादी के लड़ाई में उनका भी सहयोग जरूरी था और उस समय वादा किया गया, महात्मा गांधी ने या बाकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिनके नेतृत्व में आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, उन लोगों ने वादा किया कि चाहे आप किसी भी जात में जन्म लिए हों, बराबरी का अधिकार आपको रहेगा। जो ब्राह्मण का अधिकार है वही जो है दलित का अधिकार होगा, वही पिछड़े का अधिकार होगा, वही अति पिछड़े का अधिकार होगा। ये तय हुआ और हुआ कि सबको जो है समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन स्थिति क्या थी? स्थिति ये थी कि जो सरकार का कामकाज है उसमें जो द्विज समाज के लोग हैं उन्हीं का कब्जा था, क्योंकि सदियों से पढ़ना लिखना माने शासन में बने रहना ये उनका काम था। ब्राह्मणों के जिम्मे काम था कि वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, शिक्षा देंगे, राजा के मंत्री वही होंगे, राजा खुद नहीं बनेंगे लेकिन मंत्री होंगे, धर्म का के आधार पर राज चले इसकी कोशिश करेंगे। क्षत्रियों पर था कि राज करेंगे और डिफेंड करेंगे, रक्षा करेंगे राज की, ये उनके जिम्मे था। वैश्यों के जिम्मे था कि साहब व्यापार करेंगे और बाकी जो व्यापार करेंगे और बाकी जो शूद्र हैं और दलित हैं उनकी स्थिति क्या थी? तो वो लड़ाई लड़ने के बाद जो संविधान ने आरक्षण दिया, जो अति पिछड़ों को जो आरक्षण मिला, ये भी देखिएगा 1952 में जो है चुनाव हुआ पहला, और 1953 के जनवरी महीना में भारतीय संविधान के अनुसार जो है कालेलकर कमीशन बैठा, जो पिछड़ी जातियों के स्थिति का अध्ययन करके और उनको कैसे बराबरी में ले आया जाए इसका सलाह देने के लिए। तो मतलब संविधान ने तय किया था पिछड़ों के आरक्षण के लिए, उनको उनके हालत का अध्ययन करने के लिए आयोग बनाने के लिए, और आयोग के अनुशंसा के आधार पर वो उनको माने जो पिछड़ापन है उसको दूर करने का उपाय करने के लिए 1992 में मंडल कमीशन को जो चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, 9 जजों के बेंच ने कहा कि नहीं संविधान सम्मत है आरक्षण। और यही नहीं, बीपी सिंह की सरकार के जाने के बाद नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी थी, उसमें उन्होंने 10% आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनका भी आरक्षण जोड़ दिया था, और उसको 9 जजों के संवैधानिक पीठ ने काट दिया कि नहीं, संविधान में जो आरक्षण की अवधारणा है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए है, ये गरीबी दूर करने के लिए का उपाय नहीं है, ये आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है देने का आधार नहीं है। और उसको क्या हुआ 1900, जैसा हमने आपको कहा कि 2015 के चुनाव में उन्होंने कहा था मैंने मोहन भागवत जी ने कि पुनर्विचार करना चाहिए, और उनका जो निर्देश था, अभी भारत के प्रधानमंत्री जो संघ के प्रचारक रहे हैं उन्होंने एक संविधान में संशोधन कर दिया और 103वां संशोधन के आधार पर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनको 10% का आरक्षण दे दिया। अब आप देखिएगा कि हमारे संविधान 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे देश में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात की संख्या जो है आबादी में 1/4 है, 25% है। और मंडल कमीशन ये कहता है कि पिछड़ा वर्ग जो है उसकी आबादी जो है 52% है, और 52 में 77%, 52 और 25 जोड़िए तो 77% को आप आरक्षण दे रहे हैं 50% के भीतर। और
जो 10% है उसको आरक्षण दे रहे हैं, बाकी जो 50% है उसमें क्या मतलब है भाई? और आपने सीमा क्या तय किया है? गरीबी खत्म कर देनी चाहिए। पहले बात तो पूरी कर लेते दीजिए। जी जी। हाँ। वो जो है उन्होंने ख़त्म करने की उपाय शुरू हो गया, ख़त्म कर देना चाहिए नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ख़त्म कर देना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और यहाँ जो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं पक्ष में, उन्होंने जबान तक नहीं खोला है। जो जजमेंट आया है 5 जजों का, उसमें ये कहा गया है कि साहब 75 बरस हो गया आरक्षण के और अभी तक उसका परिणाम नहीं निकला, इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, इसको हटाने की ज़रूरत है, ये कहा गया। और इसके बारे में कुछ नहीं बोला, न सरकार भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं बोला इसके खिलाफ। और आज जो है झूठ मूठ का घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो ये रास्ता एक प्रशस्त हो गया। जो आरएसएस है वो कभी भी आरक्षण के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता है, वो हिंदू समाज को एक मानता है। उन्होंने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि हिंदू देश बनेगा तो उसमें दलितों की स्थिति क्या होगी, पिछड़ों की स्थिति क्या होगी, इस पर कभी उन्होंने इसकी सफाई नहीं दी है। तो ये रास्ता जो है प्रशस्त हो गया। जो मैंने जज के ओर से ये कहा गया कि 75 बरस हो गया, इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सवाल उठाया? ये तो एक चुनौती हुआ। और पांचों के पांचों जज जो है स्वर्ण लोग थे, और वही स्वर्ण मानसिकता जो है हावी हो गई जजमेंट पर। नहीं तो कोई सवाल नहीं उठता है। ये जो 103वां संशोधन हुआ संविधान में, वो गलत था। मूल संविधान के अनुसार गरीबी को ख़त्म करने का उपाय जो है आरक्षण नहीं है। ये जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है और उनको भागीदारी जो है राज चलाने में नहीं मिलती है, उसके चलते अब देखिएगा मंडल कमीशन को लागू किए हुए मैंने 1993 में लागू हुआ, और आज के अखबारों में खबर है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका सरकारी सेवा में मात्र 20% अभी तक प्रतिनिधित्व हो पाया, सिर्फ 20% हुआ है इतने दिन में। और ये एक जलन हो रही है। तो आप जो है 50% 10% को लोगों को दे रहे हैं और 77% जो है उसको 50% के भीतर रख रहे हैं। ये स्थिति है। तो इसलिए कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बयान दे रहे हैं, सुशील मोदी और फलाना और ठिकाना आरक्षण के, इस पर किस मुंह से बयान दे रहे हैं? आपसे हम पूछना चाहते हैं। अभी जो 5 जजों का जो जज बेंच आया है और उसने ये कहा है कि 75 बरस हो गया आरक्षण को दिए हुए, इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, उसके बारे में आपने कोई ओपिनियन दिया? तो इसका मतलब कि जैसे 2015 में मोहन भागवत ने कहा था पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, और पुनर्विचार के रूप में हम ये देख रहे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण। तो फिर इसके आधार पर जो जज कह रहा है कि 75 बरस हो गया, इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, आगे कुछ दिन के बाद होगा कि नहीं साहब अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब काफ़ी हो गया, अब जो है आर्थिक आधार पर ही जो है आरक्षण होगा, ये फैसला आना बाकी है। और इसके खिलाफ में मुंह में दही जमा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, एक शब्द उन लोगों ने नहीं कहा है। और यहाँ झूठ मूठ का राजनीति करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम पिछड़ा के हितैषी हैं, बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं तो वैसे नहीं, तो ये उजागर कीजिए तो वो उजागर कीजिए। तो इनको कोई अधिकार नहीं है। ये सब आरक्षण विरोधी हैं। और आरक्षण सिर्फ पिछड़ों का ही नहीं, ये संपूर्ण आरक्षण पर जो है ये सवाल जो है 5 जजों के बेंच ने उठा दिया है। और इसके ये जो है आगे चल के भविष्य में दिखाई देगा। ये 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, आरएसएस के पास बहुत धीरज है। 15 में कहाँ मोहन भागवत ने कहा था, और अब जाकर के हुआ कई बरसों के बाद। इसलिए आज जो जजमेंट हुआ है, आगे जो है 2 बरस लगे, 4 बरस लगे, 5 बरस लगे, ये आरक्षण खत्म होने वाला है। इसके बारे में हम कहेंगे, चुनौती देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि इस पर अपना जुबान खोलें, इस पर अपनी राय दें। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।